मैं डॉक्टर ए तारानंद, सहायक प्राध्यापक अतिथि शिक्षक पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज हम ज्ञान के प्रकार की चर्चा करेंगे। आम बोलचाल की भाषा में ज्ञान शब्द और उसके पीछे की अवधारणा को बहुत अलग तरीके से समझा जाता है कि जैसे ज्ञान बहुत कठिन चीज है। सामान्य बातचीत में ज्ञान को एक बहुत कठिन और अबूझ धारणा के रूप में समझते हैं। कई बार हम देखते हैं कि ज्ञान की चर्चा और ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही अबूझ और कठिन कार्य है, जिससे लोगों के मन में आतंक बैठ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि ज्ञान की धारणा में आतंक पैदा करने वाली कोई चीज है और न ही इसकी प्राप्ति में। रोजमर्रा के जीवन में जैसे हम सांस लेते हैं, पानी पीते हैं और लोगों से बात करते हैं, वैसे ही सरल तरीके से हम ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान की अपनी अवधारणा भी बना सकते हैं। इसे हम कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण, देवेंद्र जानता है पदार्थ के 3 रूप होते हैं। इंद्रेश तैरना जानता है। रुपेश ऐश्वर्या राय को जानता है। मैं साइकिल चलाना जानता हूँ। वह पढ़ना जानता है। इस उदाहरण में आम बात लिखी है। इस सूची में अधिकतर जानता है, जानता हूँ एवं जानता है आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस पर कई जगह आता है कि शब्द का भी प्रयोग हो सकता है, जैसे कि इंद्रेश तैरना जानता है की जगह इंद्रेश को तैरना आता है। इन सभी शब्दों का प्रयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। इन्हें कुछ और उदाहरणों से माध्यम से समझते हैं। ज्ञान तो अथाह सागर है, उसकी एक बूंद प्राप्त करने में जीवन निकल जाता है। महात्मा जी ज्ञाता है। राम प्रकाश को भौतिक शास्त्र का विस्तृत ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है। ज्ञानेंद्र प्रसाद प्राखंड ब्रह्म ज्ञानी हैं। अब इन्हें उदाहरणों से समझते हैं कि पहले के उदाहरणों में ऐसे ज्ञान की बात की जा रही है जो आम आदमी के पास होता है या जिसे वह प्राप्त कर सकता है, जबकि दूसरे उदाहरणों में ज्ञान को ऐसा बताया गया है कि ना तो यह आम आदमी के पास होता है और ना ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसमें केवल ज्ञान का महिमा मंडल किया गया है। वहाँ के एक ज्ञान को अथाह सागर है, उसकी एक बूंद प्राप्त करने में जीवन निकल जाता है। एवं वहाँ के 3 राम प्रकाश को भौतिक शास्त्र का विस्तृत ज्ञान है। इन वाक्यों में देखते हैं ज्ञान कोई ऐसी चीज है जो बहुत व्यापक है, जिसे प्राप्त करना आसान काम नहीं है और इसे प्राप्त करने में बहुत समय लग जाता है। कुछ वाक्यों को अलग अलग वर्गों में विभाजित करते हैं। वर्ग 1 के वाक्य में कुछ कर सकने की सामर्थ्य का दावा है। इन वाक्यों में कर्ता, इंद्रेश, मैं और वह कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। इनके द्वारा की जाने वाली सामर्थ्य है तैरना, साइकिल चलाना और पढ़ना। वर्ग 2 के वाक्यों में किसी चीज से सीधे परिचय का होना है। यहाँ कर्ता रुपेश, मैं और वह। कर्ता किसी चीज से सीधा परिचित है। ऐश्वर्या राय सिर दर्द और भूख। वर्ग 3 के वाक्यों में कुछ जानने का दावा है। यहाँ कर्ता देवेश और मैं। कर्ता कुछ जानता है। पदार्थ के 3 रूप होते हैं। 3 × 4 = 7 होते हैं। कल सोमवार है। अब इन वाक्यों के आधार पर हम ज्ञान के प्रकारों की बात कर सकते हैं। कौशल या व्यवहारिक ज्ञान वर्ग 1 के वाक्य में इंगित होता है कि हम बहुत कुछ करना जानते हैं अथवा करना जान सकते हैं, जैसे चाय बनाना, पकौड़े तलना, कपड़े धोना, लकड़ी काटना, पढ़ना, तर्क करना, सोचना आदि। इन वाक्यों में कुछ कर सकने की सामर्थ्य को करना जानने को ज्ञान के रूप में माना जा रहा है। लेकिन कुछ करने की सामर्थ्य का क्या मतलब है और यह सामर्थ्य आती कैसे है? उदाहरण, मिशिका का दलिया। क्या हम कह सकते हैं कि मिशिका दलिया बनाना जानता था? थोड़ा याद करके हम देखें कि जब हम पहली बार रोटी बनाई, आटा गूंथा तो क्या हुआ? पहली बार साइकिल चलाई तो क्या हुआ? मिशिका ने कहा था कि उसे अपनी अम्मा को दलिया पकाते देखा है। क्या देखने भर से कोई काम करने की सामर्थ्य आ जाती है? हम कह सकते हैं कि किसी भी काम को करना आने का मतलब उसे ठीक तरह से कर पाने से होता है। किसी काम को कर पाने की सामर्थ्य को इस तरह से देखा कर नहीं सीखा जा सकता। देखकर सिर्फ यह जरूर पता लगाया जा सकता है कि किस तरह वह काम हो रहा है, लेकिन अंततः किसी काम को कर पाने की सामर्थ्य उस काम को करने से ही आती है। यदि आपको दलिया बनाना है तो उसे बनाकर देखना ही होगा, या साइकिल चलाना सीखना है तो साइकिल लेके चलानी ही पड़ेगी। उदाहरण देखते हैं। बढ़ई को आरी से लकड़ी काटते, वसूले से लकड़ी छीलते देखे तो क्या हमें ये दोनों काम करना आ जाएगा?
या इसे दूसरे तरीके से पूछे तो कौशलात्मक या व्यवहारिक कामों को करना सीखने के लिए क्या जरूरी है? यही कहा जा सकता है कि कौशलात्मक कार्य करने से ही आते हैं और उन्हें सीखने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति स्वयं इन्हें करके सीखे। इस काम देखने भर से नहीं सीखा जा सकता। कौशलात्मक या व्यवहारिक ज्ञान की यह भी खासियत है कि यदि एक बार उन्हें करना सीख लिया जाए तो फिर उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। उदाहरण देखते हैं हम कि 8 वर्ष की उम्र में साइकिल चलाना सीखा तो कुछ वर्षों साइकिल चलाई नहीं, तो 25 वर्ष की उम्र में क्या वो साइकिल चलाना नहीं आएगा उसे? यदि हम किसी काम को एक समय में करना सीख लेते हैं और फिर उसे लगातार करते रहते हैं तो उस काम को करने की सामर्थ्य में बेहतरी जरूर होती रहती है। उस काम में लगने वाला अपना समय और श्रम को भी बचाया जा सकता है, लेकिन यह बेहतरी भी करने से ही आएगी। किसी काम को करने की सामर्थ्य का मतलब उस काम को कर पाना है। यदि हम यह पाते हैं तो कहेंगे कि हम इस काम को करना जानते हैं। कौशल या व्यवहारिक ज्ञान से जुड़े कामों की एक और विशेषता है, इन कामों की कर पाने की सामर्थ्य को अच्छा या खराब, बेहतर या बदतर तो जरूर कहा जा सकता है, लेकिन इसे सत्य अथवा असत्य नहीं कहा जा सकता। उदाहरण देखते हैं, मैं कहूँ कि मोहन को लकड़ी से टेबल बनाना आता है। मोहन को लकड़ी से सत्य टेबल बनाना आता है, ऐसा नहीं कह सकते। सामर्थ्य में अच्छे या खराब अथवा बेहतर या बदतर का मामला हो सकता है, लेकिन सत्य और असत्य का नहीं। हम जिन काम क्रियाओं को कर सकते हैं उनको भी कुछ वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे हाथ उठाना, भागना, कूदना, नाचना, खाना खाना, खाना बनाना। मूलतः ये सभी क्रियाएं हैं। इन्हें हम तो शरीर के अंगों का संचालन करते हैं या फिर शरीर को गति देते हैं। कुछ दूसरे काम जैसे ढोल बजाना, साइकिल चलाना, पत्थर फेंकना, बैटिंग करना, हम शरीर की क्रियाएं भी करते हैं और किसी वस्तु या उपकरण को भी काम में लेते हैं। हम कुछ काम मिट्टी से मटका बनाना, लकड़ी की मेज बनाना, क्रेन से भारी वस्तु उठाना जैसे कार्य भी करते हैं। इनमें भी हम शरीर की क्रिया करते हैं और उपकरण को भी काम में लेते हैं। अब हम देखते हैं परिचयात्मक ज्ञान। यहाँ हम वर्ग 2 के वाक्यों को देखते हैं। रुपेश ऐश्वर्या राय को जानता है। मैं जानता हूँ कि मुझे सिर दर्द है। वह जानता है कि उसे भूख लगी है। इसमें इसी तरह के कुछ और वाक्य भी जोड़ सकते हैं। मैं जानता हूँ कि जिस चीज पर बैठकर अभी मैं लिख रहा हूँ वह टेबल है। राधा कृष्ण को जानती है। राम रायपुर को अच्छी तरह जानता है। मैं जानता हूँ कि इस समय सिर दर्द के बारे में सोच रहा हूँ। इन वाक्यों में सामान्य बात यह है कि जो जानता है रुपेश, मैं और राधा अर्थात जानने वाला किसी चीज के बारे में जानता है और जिस चीज को जानता है उससे उसका सीधा परिचय है। लेकिन क्या इन सभी चीजों के बारे में जानना एक तरह से हो रहा है? क्या इस प्रकार जानने में जानने वाले का उस चीज से सीधा परिचय हो रहा है जिसे वह जानता है? लेकिन रुपेश ऐश्वर्या राय को जानता है। मैं जानता हूँ कि मुझे सिर दर्द हो रहा है। क्या ये दोनों तरह का जानना एक ही समान है? इसे विस्तार से समझने की जरूरत है ना? तो किसी व्यक्ति को जानने का मतलब है उस व्यक्ति से मिले होना, उसे पहचानना। यदि हम किसी व्यक्ति से नहीं मिले तो क्या हम यह कह पाएंगे कि हम उस व्यक्ति को जानते हैं? आप कहेंगे यह मुमकिन नहीं है। लेकिन यह बात जितनी सरल दिख रही है उतनी सरल है नहीं। हम अनेक बार यह कहते हैं कि मनमोहन सिंह को हम जानते हैं, हालांकि हम जानते हैं कि हम कभी उनसे मिले नहीं हैं। यदि हम कोई एक फोटो दिखाए और पूछे बताओ यह कौन है, तो हम कहेंगे मनमोहन सिंह है। फिर यह जानना किस तरह का हुआ? इस बात को समझने के लिए यह जानना जरूरी होगा कि परिचयात्मक ज्ञान हमें कैसे होता है और किन किन चीजों का हो सकता है। यह माना जाता है कि किसी चीज के परिचयात्मक ज्ञान होने के लिए उस व्यक्ति अथवा वस्तु से जिसके बारे में कहा जा रहा है जानने वाला का सीधा परिचय होना चाहिए। लेकिन फिर भी यह सवाल तो हमारे सामने है ही कि किसी व्यक्ति या वस्तु से सीधा परिचय होता कैसे है? व्यक्ति अथवा वस्तुओं से एक प्रकार का सीधा परिचय हमें इंद्रिय अनुभव से होता है। मान लीजिए मैं कहूँ मैं जानता हूँ कि जिस चीज पर बैठकर अभी मैं लिख रहा हूँ वो टेबल है। यहाँ टेबल से मेरा सीधा परिचय हो रहा है, अर्थात टेबल मुझे साक्षात
दिख रही है। मेरी पांचों ज्ञान इंद्रियां इसके बारे में मुझे अलग अलग अनुभव दे रही है। मेरी आंखों से मैं इसके आकार और रंग को जान पा रहा हूँ। मेरे स्पर्श से मैं इसके चिकने और कठोर होने को जान रहा हूँ। कानों से इसे बजाने पर होने वाली आवाज को सुन पा रहा हूँ। इस तरह इसकी गंध को भी जान सकता हूँ। इंद्रियों से प्राप्त होने वाले इन सभी अनुभवों के माध्यम से ही इस टेबल को जान पा रहा हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पांचों ज्ञानेंद्रियां नहीं हो तो क्या वह टेबल को जान पाएगा? इसी तरह का उदाहरण हम और देखते हैं। राधा कृष्ण को जानती है, इसका मतलब है कि वह उससे कभी मिली है, उसे हाथ मिलाया है या बात की है। यदि किसी व्यक्ति या वस्तु को इस प्रकार का साक्षात नहीं हुआ है तो उसे कम से कम परिचयात्मक ज्ञान तो नहीं कहा जाएगा। हम कहेंगे कि किसी व्यक्ति या वस्तु से साक्षात होना ही परिचयात्मक ज्ञान है। इसका एक उदाहरण हमने इंद्रियों के माध्यम से होने वाले साक्षात परिचय से लिया है। वस्तु से ऐसा परिचय जो सीधे और बिना किसी माध्यम के हो रहा है, लेकिन बहुत से और चीजें भी है जिनका हमें साक्षात ज्ञान होता है। मान लीजिए मुझे सिर दर्द हो रहा है, यह सिर दर्द भी मुझे सीधा ही महसूस होता है। इसमें किसी प्रकार का इंद्रिय अनुभव नहीं है, बिना किसी अन्य माध्यम के हो रहा है। इस प्रकार मेरे मन को अनेक बार महसूस होने वाली खुशी या किसी चीज को लेकर होने वाला दुख या अन्य भावनाएं मुझे सीधे महसूस होती है। उन्हें जानने के लिए मुझे किसी और तरह के ज्ञान अथवा माध्यम की जरूरत नहीं होती। तो क्या यह भी परिचयात्मक ज्ञान है? यदि हम इसे साक्षात होने और किसी अन्य माध्यम के बिना होने को परिचयात्मक ज्ञान का आधार मानते हैं तो यह परिचयात्मक ज्ञान ही है। बाहर को जानने का भी एक अर्थ यह होगा कि जानने वाला उसकी गलियों में घूमा है, उसके भावनाओं और सड़कों को पहचानता है, उसे परिचयात्मक ज्ञान कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जिसे हम जानते हैं उसे जानने वाले का सीधा परिचय है। यदि अभी तक की चर्चा से हम यह माने कि साक्षात होने वाला ज्ञान परिचयात्मक ज्ञान है तो इस तरह की साक्षात तो हमें अपनी स्मृतियों के बारे में भी होता है। हम अनेक बार अपने अतीत की घटनाओं को भी साक्षात महसूस करते हैं। उदाहरण में देखते हैं कि जब मैं 6 साल का था तब मैं घर वालों को बिना खबर लगे अकेले नदी में तैरने चला गया। जब मेरे पिता को यह पता चला तो उन्होंने मुझे इस आशंका के चलते बहुत ही डांटा कि कहीं मैं डूबकर मर न जाऊं। इसके बाद उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाकर तैरना सिखाया। इस घटना का मुझे स्मरण होता है। तो क्या यह भी परिचयात्मक ज्ञान है? इस प्रकार से होने वाले ज्ञान के बारे में यह माना जाता है कि यह भी परिचयात्मक ज्ञान है। क्यों? यह ज्ञान भी सीधे जानने वाले को हो रहा है और इस ज्ञान के होने के लिए किसी और माध्यम की जरूरत नहीं है। यह भी साक्षात होने वाला ज्ञान है, अतः इसे भी परिचयात्मक ज्ञान की श्रेणी में माना जाता है। एक अन्य सवाल इस संदर्भ में उठता है कि हम सिर्फ वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के बारे में साक्षात नहीं जान रहे होते, बल्कि अनेक बार हम अपने जानने के बारे में साक्षात जान रहे होते हैं। इस उदाहरण से समझते हैं। मैं जानता हूँ कि चंद्रमा को देख रहा हूँ। यह थोड़ा जटिल उदाहरण है। इसमें 2 बातें हैं। मैं चंद्रमा को इंद्रिय अनुभव के जरिए जान रहा हूँ और चंद्रमा के बारे में मेरी इंद्रियों से अनेक तरह के संवेदनाएं प्राप्त हो रही है। जैसे चंद्रमा का रंग सफेद है, चंद्रमा गोल है, चंद्रमा पर धब्बे हैं आदि। जब मैं चंद्रमा को देख रहा हूँ तो मैं इस देखने की क्रिया के बारे में भी सचेत हूँ कि मैं चंद्रमा को देख रहा हूँ, अर्थात चंद्रमा को देखते हुए मैं इसके बारे में भी जान रहा होता हूँ। इस प्रकार अनेक बार हम कहते हैं कि मुझे भूख लग रही है, लेकिन साथ ही मैं इस बात के बारे में सचेत होता हूँ कि मुझे भूख लगी है। इस प्रकार अनेक बार हम कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ। निश्चित ही सोचने में किसी विषय पर सोच रहा हूँ, लेकिन इस सोचने के बारे में मैं सजग होता हूँ और इसे सजगता से जान रहा होता हूँ। इस तरह की सजगता में हम अपनी मानसिक दुनिया के बारे में सचेत होते हैं, जिसे हम यहाँ आत्म सजगता का ज्ञान भी कह सकते हैं। इस तरह होने वाले ज्ञान को परिचयात्मक ज्ञान माना जाता है, क्योंकि यह ज्ञान भी मुझे सीधे बिना किसी अन्य माध्यम के साक्षात हो रहा है। अभी तक की चर्चा में हम ध्यान देने की बात यह है कि किसी चीज के जानने और किसी चीज के बारे में जानने में एक फर्क है। किसी चीज के जानने के लिए हमें उस चीज के साथ हमारा इंद्रिय अनुभव या उस चीज का साक्षात होना जरूरी होता है, लेकिन किसी चीज के बारे में जानने में और उस चीज के साक्षात होने की जरूरत नहीं होती। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। राधा
जान अब्राहम को जानती है। इस वाक्य में यह नहीं कहा गया है कि राधा जान अब्राहम से मिली है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा हो सकता है कि मोहन जान अब्राहम के बारे में जानता है, लेकिन अखबारों में, पत्रिकाओं में पढ़कर और टीवी में देखकर उसके बारे में जानता हो, यह संभव है। मोहन जान अब्राहम के बारे में राधा से ज्यादा जानता है, या वह किसी तरह फिल्मी दुनिया में आया, उसने कितनी पढ़ाई कहाँ से की, वह कहाँ जन्मा, उसके माता पिता क्या करते थे, कितने भाई बहन हैं, उसके कौन सी फिल्म हिट रही, अर्थात वह कभी उससे मिली तो नहीं। जान अब्राहम को जानने को परिचयात्मक ज्ञान कहा जाएगा, लेकिन जान अब्राहम के बारे में जानने को परिचयात्मक ज्ञान नहीं कहा जाएगा। अब और सवाल उठता है कि हमारा बहुत सा ज्ञान तो ऐसी चीजों के बारे में होता है जिन्हें हमें बताया गया हो, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हम उसके बारे में जानते हैं। मनमोहन सिंह को जानने का उदाहरण इसी तरह का है। इसे दूसरे उदाहरण से समझते हैं। कोई व्यक्ति अमेरिका नहीं गया, लेकिन वह अमेरिका के बारे में बहुत सी बातें जानता है। या कोई व्यक्ति हिमालय पर्वत पर कभी नहीं गया, लेकिन फिर भी वह हिमालय के बारे में जानता है। इस तरह के जानने को क्या कहेंगे? उसके बारे में जानते हैं, मनमोहन सिंह को जानते हैं का उदाहरण इसी तरह का है। इसे दूसरे उदाहरण से समझते हैं। कोई व्यक्ति अमेरिका नहीं गया, लेकिन वह अमेरिका के बारे में बहुत सी बातें जानता है। या कोई व्यक्ति हिमालय पर्वत पर कभी नहीं गया, लेकिन फिर भी वह हिमालय के बारे में जानता है। इस तरह के जानने को क्या कहेंगे? इसी से जुड़े और सवाल है, यदि हम अपने परिचयात्मक ज्ञान को किसी व्यक्ति को लिखकर या सुनाकर बताए, तो क्या यह उस व्यक्ति जानने वाले का परिचयात्मक ज्ञान नहीं होगा? दूसरे शब्दों में, यदि किसी अन्य व्यक्ति को सुनकर या कहीं पढ़कर हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे किस प्रकार का ज्ञान माना जाएगा? इसे तथ्यात्मक ज्ञान पर हम चर्चा करेंगे। हिमालय पर सदा बर्फ जमी रहती है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। इन उदाहरणों को परिचयात्मक एवं तथ्यात्मक ज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। संभव है कोई दक्षिण अफ्रीका या हिमालय पर गया हो, उसे इन चीजों का परिचयात्मक ज्ञान हुआ हो, लेकिन इन विषयों के बारे में हम सभी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इनके बारे में चर्चा करता है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, यह सत्य है। यदि हम परिचयात्मक ज्ञान की श्रेणी में नहीं आता, तो फिर यह ज्ञान है किस प्रकार का? अब वर्ग 3 के वाक्यों को समझने का प्रयास करेंगे। नरेश जानता है कि पदार्थ के 3 रूप होते हैं। मैं जानता हूँ कि 3 × 4 = 7 होते हैं। मैं जानता हूँ कि कल सोमवार है। इन वाक्यों में एक ज्ञाता है, रुपेश, मैं और वह। ज्ञाता कुछ जानता है कि पदार्थ के 3 रूप होते हैं। 3 × 4 = 7 होते हैं। कल सोमवार है। यहाँ ज्ञाता जो जानता है वह कोई तथ्य है, जैसे पदार्थ के 3 रूप होते हैं। यहाँ पदार्थ के बारे में यह सत्य है कि उसके 3 रूप होते हैं। यह तथ्य किसी दावे के रूप में रखा जाता है। इस तरह के ज्ञान को हिंदी में विवरणात्मक ज्ञान कहने का रिवाज है। प्रपोजिशन का अर्थ होता है कि वाक्य में किया गया दावा। हम जानते हैं कि हमारे द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले सभी वाक्यों में किसी चीज के सत्य या असत्य होने का दावा नहीं होता। उदाहरण देखें, जब हम किसी से कहते हैं यहाँ आओ, यहाँ मत करो, मेहरबानी करके वह पानी की बोतल मुझे दे दो आदि, इन वाक्यों में या तो किसी व्यक्ति को आदेश दिया जा रहा है या किसी से निवेदन किया जा रहा है। किसी चीज के सच या झूठ होने का दावा इसमें नहीं किया गया है। इन वाक्यों में कोई प्रपोजिट नहीं है। ऐसे वाक्य हम अपने रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग करते हैं जिसमें कोई प्रपोजिशन नहीं हो, जैसे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों की दुख नहीं देना चाहिए। इन वाक्यों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी सलाह है। इन वाक्यों में किसी तरह के ज्ञान का कोई दावा नहीं है। इनके सत्य या असत्य होने का सवाल ही नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति हमसे कहे कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए या कहे कि दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि यह सही है कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हम कहेंगे कि दूसरे को दुख देना गलत है, इस तरह के वाक्यों के लिए सही या गलत, उचित या अनुचित के सवाल उठते हैं। क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए? ऐसे वाक्य में मानवीय व्यवहार से जुड़े सवालों के बारे में सही या गलत, उचित या अनुचित व्यवहार के प्रश्न तो उठते ही हैं, लेकिन इनको कोई सत्य या असत्य नहीं कहता।
हम शायद ही कहेंगे कि किसी की निंदा करना असत्य व्यवहार है। उदाहरण से समझते हैं, मोहन ने रेशमा को पीटा। इसे कह सकते हैं कि मोहन ने गलत किया या मोहन का रेशमा को पीटना उचित नहीं था, लेकिन हम यह नहीं कहेंगे कि मोहन ने रेशमा को असत्य पीटा। बात जब व्यवहार या कर्म की हो तो वहाँ सही या गलत या उचित अनुचित का प्रयोग हमें ज्यादा सटीक लगता है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो सत्य हो सकते हैं, जिनमें कुछ जानने का दावा होता है या इसमें किसी तरह की अभिव्यक्ति होती है। जैसे भारत की जनसंख्या 100 करोड़ से ज्यादा है, मनमोहन सिंह की गाड़ी है, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं, सभी संपूर्ण बराबर होते हैं, पत्तियों का रंग हरा होता है। इन वाक्यों में जो दावा किया गया है उसे प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन वाक्य को नहीं कहते, वाक्य में किए गए दावे को कहते हैं। उदाहरण के लिए पहला वाक्य है, भारत की जनसंख्या 100 करोड़ से ज्यादा है। इसी तरह अन्य वाक्यों को भी सत्य या असत्य कहा जा सकता है। एक ही दावे को दो अलग अलग वर्गों में वाक्यों में भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। जैसे पत्तियों का रंग हरा होता है, द कलर ऑफ लीव्स इज ऑलवेज ग्रीन, लीव्स ऑलवेज ग्रीन। ये तीनों वाक्य एक ही दावा करते हैं। कौशलात्मक और तथ्यात्मक ज्ञान का संबंध। कौशल और तथ्यात्मक ज्ञान के बीच किस तरह का संबंध है, इसे समझने के लिए हमारे सामने दो प्रश्न मुख्य रूप से खड़े होते हैं। एक, क्या कौशल के लिए तथ्यात्मक ज्ञान की जरूरत है? दो, क्या तथ्यात्मक ज्ञान के लिए कौशल की जरूरत है? इन सवालों को यदि हम दूसरी तरफ से रख कर देखें तो समस्या में कुछ स्पष्टता आएगी। मान लीजिए किसी इंसान के पास कौशल नहीं है तो क्या वह तथ्यात्मक ज्ञान अर्जित कर सकता है? यदि किसी इंसान के पास तथ्यात्मक ज्ञान नहीं हो तो क्या वह कौशल अर्जित कर सकता है? एक सामान्य बात तो यह है कि किसी ऐसे मानव की कल्पना लगभग असंभव है जिसके पास किसी तरह का कौशल ना हो, जिसके पास किसी तरह का तथ्यात्मक ज्ञान ना हो। लेकिन पहली दृष्टि में ऐसा लगता है कि इन दोनों तरह के ज्ञान की परस्पर निर्भरता नहीं है, ये एक दूसरे से स्वतंत्र रह सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति के पास यदि किसी तरह का कौशल है तो यह कल्पना की जा सकती है कि उस कौशल से जुड़े किसी तरह के तथ्यात्मक ज्ञान की जरूरत नहीं है। यदि दूसरे व्यक्ति के पास तथ्यात्मक ज्ञान है तो उस तथ्यात्मक ज्ञान के होने के लिए किसी तरह के कौशल की आवश्यकता नहीं है। संभव है कि किसी व्यक्ति के पास कौशल भी हो और उसे जुड़े तथ्यात्मक ज्ञान भी हो। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति गा पाने की सामर्थ्य में माहिर हो लेकिन उसके पास संगीत शास्त्र का ज्ञान ना के बराबर हो। किसी के पास संगीत शास्त्र का ज्ञान हो तो लेकिन गा पाने के सामर्थ्य में शून्य हो। यह भी संभव है कि किसी के पास दोनों हो, अर्थात वह संगीत शास्त्र का ज्ञाता भी हो और गा पाने के सामर्थ्य में माहिर भी हो। अतः कहा जा सकता है कि दोनों स्वतंत्र रह सकते हैं। किसी एक के होने के लिए दूसरे का होना अनिवार्य नहीं है। कौशलात्मक करने का ज्ञान और परिचयात्मक ज्ञान में संबंध। हमने देखा कि तथ्यात्मक ज्ञान के लिए यह जरूरी है कि उसे भाषा में सजोया जाए या अभिव्यक्त किया जाए। कौशल के ज्ञान को तथ्यात्मक ज्ञान में तब्दील करने से एक सवाल जुड़ा हुआ है। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई कौशल है या वह कुछ कौशल करना जानता है तो क्या वह उसे भाषा में व्यक्त कर सकता है? यह संभव है कि कोई व्यक्ति उसे भाषा में अभिव्यक्त कर दे। उदाहरण के लिए एक कुम्हार मटकी या मिट्टी के बर्तन बनाने का कौशल रखता है और वह अनेक वर्षों से बनाता भी रहा है। यदि उसे कहा जाए कि इस कौशल के बारे में भाषा में व्यक्त करके बताओ तो वह क्या व्यक्त करके बता सकता है? कुम्हार पूरे मटके बनाने की विधि का वर्णन कर देगा, लेकिन कोई कितनी भी सूक्ष्मता से विधि का वर्णन करे लेकिन वह अपने प्रक्रिया का संपूर्ण वर्णन नहीं कर पाएगा। पूरी तरह उन्हें अभिव्यक्त किया जाना संभव नहीं है। अतः यह तो कहा जा सकता है कि कौशल के बारे में बात की जा सकती है, लेकिन किसी कौशल में अनेक बातें होती है। इससे जुड़ा एक सवाल है कि क्या कर्ता को करने में होने वाली समस्या का पता होता है? यह कहना मुश्किल है कि कर्ता को किसी काम के करने में होने वाली समस्याओं का पता होता है। यह संभव है कि किसी को कुछ कम या किसी को कुछ ज्यादा पता है, लेकिन समस्त क्रियाओं के पता होने का दावा नहीं किया जा सकता। इसके लिए साइकिल चलाने का उदाहरण लिया जा सकता है। साइकिल चलाने की क्रिया के बारे में पूछा जाए तो वह कहेगा कि पहले एक साइकिल लेते हैं, साइकिल को थोड़ा तेज चलाकर इसके पैडल पर पैर रखकर सीट पर बैठ जाते हैं।
सीट पर बैठने के बाद पैडल चलाते हैं, हैंडल सीधा रखते हैं। यदि साइकिल को मोड़ना हो तो स्पीड कम करके मोड़ लेते हैं, रोकना हो तो ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। साइकिल चलाते वक्त हम जितनी चीजें एक साथ कर रहे होते हैं, सब पर ध्यान दे पाना मानव मन के लिए संभव नहीं है। साथ ही अपने अंग संचालन में जो क्रिया हमें करनी पड़ती है, उनको वास्तव में हम करते कैसे हैं, यह कहना मुश्किल है। एक भौतिक विज्ञानी के लिए इस वर्णन में यह ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि कौन सा बल लग रहा है और कितना लग रहा है, घर्षण कैसे स्पीड को कम करता है आदि। यह मान ले कि कोई व्यक्ति साइकिल चलाने की क्रिया का इससे भी सूक्ष्म वर्णन कर सकता है, लेकिन क्या इस क्रिया में होने वाली हर चीज का वर्णन किया जा सकता है? साइकिल धावक के लिए अन्य चीजें महत्वपूर्ण होगी। इन्हीं कारणों से हर एक का ध्यान साइकिल चलाने की क्रिया में अलग अलग चीजों पर होगा, इसलिए कोई भी इन क्रियाओं का पूर्णता के साथ अभिव्यक्त भी नहीं कर पाएगा। अतः कौशल के ज्ञान को तथ्यात्मक में पूरी तरह तब्दील नहीं किया जा सकता। कौशलात्मक करने के ज्ञान के लिए तथ्यात्मक ज्ञान की आवश्यकता। हमने देखा कि कौशल को तथ्यात्मक ज्ञान में पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सवाल यह है कि क्या कुछ करना आने के लिए किसी तरह का तथ्यात्मक ज्ञान होना जरूरी है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि मैं साइकिल चलाना जानता हूँ, क्या इसके लिए मुझे किसी तरह के तथ्यात्मक ज्ञान की जरूरत है? दूसरा उदाहरण कुम्हार का लिया जा सकता है। क्या मिट्टी से मटका बनाने के लिए किसी तरह के तथ्यात्मक ज्ञान की जरूरत है? यदि हम इन दोनों उदाहरणों को देखें तो जरूरत नहीं लगती। मान लीजिए यदि किसी कुम्हार ने अपने ज्ञान को भाषा में नहीं सजोया है, इसके बावजूद वह अच्छे मटके बना सकता है, तो कह सकते हैं कि साइकिल क्या है, चलाना क्या होता है, मिट्टी क्या है, मटका क्या होता है आदि चीजों के बारे में कोई आरंभिक तथ्यात्मक ज्ञान हुए बिना सीखने वाले का काम नहीं चलेगा। यदि हम किसी कुम्हार से पूछे कि तुम मटके कैसे बनाते हो, तो संभवतः वह विस्तार से भाषा में अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। हम साइकिल चलाने से पहले या बाद में आमतौर पर साइकिल चलाने संबंधी किसी भी ज्ञान को भाषा में नहीं सजोते। मन में बस एक इच्छा होती है, साइकिल चलाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं। लेकिन इससे भी जुड़े सवाल है, क्या करने आने में तथ्यात्मक ज्ञान होने से मदद मिल सकती है? इस सवाल के जवाब में यदि कहा जा सकता है कि कौशल की बेहतरी के लिए तथ्यात्मक ज्ञान मदद तो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ तथ्यात्मक ज्ञान के बलबूते कौशल सीखे जा सके। यदि कोई धावक बहुत तेज गति से साइकिल चलाना जानता है, तो हवा के प्रतिरोध के बारे में, घर्षण के बारे में, मानव शरीर के बारे में उसका तथ्यात्मक ज्ञान उसकी बहुत मदद कर सकता है। बल्कि कहा जा सकता है कि बिना इस तरह के तथ्यात्मक ज्ञान के बहुत तेज साइकिल चलाने में उन्नति नहीं कर सकेगा। अतः कहा जा सकता है कि कौशल के लिए अनिवार्यतः तथ्यात्मक ज्ञान की जरूरत नहीं होती। एक हद तक कौशल के ज्ञान को तथ्यात्मक ज्ञान में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन संपूर्ण कौशल को तथ्यात्मक ज्ञान में तब्दील नहीं किया जा सकता। तथ्यात्मक ज्ञान कौशल की बेहतरी में मदद कर सकता है, लेकिन सिर्फ तथ्यात्मक ज्ञान के बलबूते कौशलात्मक ज्ञान नहीं सीखे जा सकते। क्या कौशल के सीखने से तथ्यात्मक ज्ञान में बढ़ोतरी होती है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत बार लोग ऐसा मानते हैं कि कौशल सीखने से उन चीजों के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान नहीं बढ़ता। वास्तव में बिना कौशलों के तथ्यात्मक ज्ञान का बनना बहुत ही सीमित रहता है। जब हम मटका बनाते हैं, साइकिल चलाते हैं, टाइपिंग सीखते हैं या कुछ भी कौशल अर्जित करते हैं, तो जिन चीजों के साथ हम काम कर रहे होते हैं उनके बारे में बहुत से अनुभव होते हैं। इस तरह से अर्जित अनुभव बहुत साफ और गहरे होते हैं। जब हम इन पर सोचना शुरू करते हैं तो दो बहुत ही अनुभविक सामग्री हमारे पास मौजूद होती है और हमारे चिंतन को दिशा देने के लिए तैयार होती है। अतः हमारे तथ्यात्मक ज्ञान को बढ़ाने में कौशलात्मक ज्ञान बहुत मददगार हो सकता है। कौशलात्मक करने का ज्ञान और परिचयात्मक ज्ञान के मध्य संबंध देखते हैं। यदि कौशल और परिचयात्मक ज्ञान के संबंध को समझना है तो पहला सवाल यही उठता है कि क्या करने के ज्ञान या कौशल के विषय में सीधा परिचय होना जरूरी है? यदि इस सवाल पर विचार करें तो कौशल और परिचयात्मक ज्ञान के बीच स्पष्ट संबंध देखा जा सकता है। मान लीजिए साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं। क्या यह संभव है कि बिना साइकिल से परिचय या साक्षात के हम साइकिल चलाना सीख जाए?
सभी ये कहेंगे कि इसके लिए साइकिल से परिचय होना अनिवार्य शर्त है। लेकिन एक अन्य सवाल उठता है, क्या करने का ज्ञान सीधा परिचय के अलावा किसी अन्य तरीके से प्राप्त किया जा सकता है? यह संभव है कि कौशलात्मक कार्य उस वस्तु के बिना परिचय के संभव हो। मान लीजिए कुम्हार को मटके बनाने हैं। हर क्षण उसका परिचय उन समस्त चीजों और क्रियाओं से होता है जिनके जरिए वह कार्य संपन्न होता है। अतः कौशलात्मक कार्य के लिए परिचयात्मक ज्ञान होना अनिवार्य है। परिचय से बचा नहीं जा सकता। प्रश्न उठता है, क्या कौशल या करने के ज्ञान को प्राप्त करने की क्रिया में बहुत सारा परिचयात्मक ज्ञान आवश्यक तौर पर प्राप्त होता है? यदि हम किसी कार्य को करते हैं तो अनिवार्य रूप से बहुत सारा परिचयात्मक ज्ञान हमें मिलता है। उस परिचय से हमें कोई नहीं रोक सकता। मान लीजिए मैं मटके बनाना सीखना चाहता हूँ, तो मिट्टी के स्पर्श, गंध, लोच, उसके चिपकने, नरम होने आदि के परिचय से कोई नहीं रोक सकता। ये तो होंगे ही। अतः कहा जा सकता है कि कौशलात्मक ज्ञान में परिचयात्मक ज्ञान बहुत नजदीक से जुड़ा है। हमने देखा कि परिचयात्मक ज्ञान इंद्रिय अनुभव या साक्षात होने वाला ज्ञान है। मान लीजिए मैं अभी टेबल को देख रहा हूँ। इस टेबल के बारे में बहुत से इंद्रिय अनुभव मुझे प्राप्त हो रहे हैं। यह जरूरी नहीं है कि मैं इन इंद्रिय अनुभवों को अपने लिए किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भाषा में अभिव्यक्त करूं, लेकिन उन्हें भाषा में अभिव्यक्त किया जाना संभव है। मान लीजिए मैं टेबल को देख रहा हूँ। मैं कहता हूँ यह भूरे रंग की है, यह कठोर है, इसे बजाने में आवाज आती है और यह चकोर है आदि। लेकिन इसी से जुड़ा सवाल है, क्या समस्त तथ्यात्मक ज्ञान सीधे परिचय से प्राप्त होता है? यह नहीं कहा जा सकता कि समस्त तथ्यात्मक ज्ञान सीधे परिचय से प्राप्त होता है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि तथ्यात्मक ज्ञान परिचयात्मक ज्ञान पर आधारित होता है। इसे उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए मैं जानता हूँ कि हिमालय पर सदा बर्फ जमी रहती है। मैं तभी समझ सकता हूँ जब मैं सीधा परिचय हिमालय से हो, किसी पहाड़ से मेरा सीधा परिचय हो। यदि हमारे पास बर्फ और पहाड़ की अवधारणा नहीं होगी तो हम इस वाक्य को नहीं समझ सकते। अतः तथ्यात्मक ज्ञान के लिए कुछ परिचयात्मक ज्ञान का आधार जरूरी है। लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या समस्त परिचयात्मक ज्ञान को तथ्यात्मक ज्ञान में तब्दील किया जा सकता है? बहुत हद तक परिचयात्मक ज्ञान को तथ्यात्मक ज्ञान में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से परिचयात्मक ज्ञान को अभिव्यक्त कर पाना अनेक बार संभव नहीं होता। ज्ञान के प्रकारों पर विमर्श का शिक्षा से संबंध। दरअसल शिक्षा में बहुत सी अभिवृत्तियां, रुझानों, मूल्यों और आदतों के साथ ज्ञान अर्जित करने की बात की जाती है। यदि ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया स्कूल में चल रही है तो यह समझना आवश्यक है कि हम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वह है किस प्रकार का, वह कैसे अर्जित होगा। इन दोनों चीजों की समझ हमारे शिक्षण के तरीकों को प्रभावित करेगी और इनकी समझ से बच्चों को बेहतर रूप से सीखने में मदद मिलेगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। किसी ज्ञान को परिचयात्मक ज्ञान के बिना सिखाया जाना संभव नहीं है। अतः बच्चों के लिए पहले उन चीजों से परिचित करवाने के लिए इंद्रिय अनुभव देने होंगे। मान लीजिए हम बच्चे को बताना चाहते हैं कि हर पौधे में जड़ होती है, जड़ें कई प्रकार की होती है। यह संभव है कि इसे समझने के लिए हम व्याख्यान पद्धति का इस्तेमाल करें, लेकिन हम जानते हैं यदि बच्चे को जड़ें और उसके प्रकारों के बारे में बताया जाना है तो इन दोनों ही विषयों से बच्चों को परिचित करवाना आवश्यक है। बिना उनके सीधे अनुभव के लिए उन्हें बेहतर रूप से उसे सिखाया नहीं जा सकता। अतः शिक्षक के ज्ञान के अर्जित करने की प्रक्रिया में बच्चे के साथ संलग्न होकर ही ज्ञान के प्रकारों को समझना होगा। इस तरह कौशल से अर्जित होने वाले ज्ञान के बारे में यह सत्य है कि यदि हम बच्चों को किन्हीं कौशलों में निपुण करना चाहते हैं तो यह काम भी बिना उस काम में बच्चों के संलग्न किए सिखाना संभव नहीं है। मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि बच्चे लकड़ी या मिट्टी से कुछ वस्तुएं या खिलौने बनाना सीखें। इसके लिए भी व्याख्यान शैली मदद करने में सफल नहीं होगी। ऐसे काम सिखाने के लिए बच्चों का उन वस्तुओं से सीधा परिचय भी करवाना होगा, साथ ही उन्हें अपने प्रयासों से कुछ करने के अवसर भी देने होंगे। शिक्षक को यह भी समझना होगा कि इस तरह के कौशलात्मक कार्यों में अनिवार्य रूप से बच्चे कुछ गलतियां करेंगे। इन्हें बिना अभ्यास के नहीं सीखा जा सकता। इन कार्यों पर एक ही बार में महारत की उम्मीद करना भी नाइंसाफी होगी।
अतः कहा जा सकता है कि यदि शिक्षक ज्ञान के प्रकारों को उचित प्रकार से समझ लेते हैं तो उसे जो सिखा रहे हैं उसके महत्व को समझाने में मदद मिल सकती है। यह समझना आसान होगा कि किस चीज को सिखाए और किस चीज को छोड़े। एक चीज के सिखाने से कौन सी दूसरी चीज भी सीखी जा सकती है, इसे समझने में मदद मिलती है। किसी चीज को सिखाने में और किन चीजों की जरूरत है, इसको समझने में मदद मिल सकती है। किस चीज को सिखाने की आवश्यक शर्त क्या है, ये समझने में मदद मिल सकती है। अलग अलग चीजों के सिखाने के तरीकों में कुछ भेद हो सकता है, उन्हें समझने में मदद मिल सकती है।